नॉर्मली पता होता है कि सोनोग्राफी से प्रेग्नेंट वुमन ही करती है, बाकी कोई चीज के लिए सोनोग्राफी का यूज होता नहीं है। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी सोनोग्राफी ही है टिल 40। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लोकोजेस जो है वो होना ही होना है। हुक्के के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप हुक्का पीते हैं तो ये सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल है। सर, कौन से ऐसे लोग हैं जो वेरिकोज वेंस जो हम बोलते हैं, पैरों में नसें दिखने लगती है ग्रीन ग्रीन कलर की या फिर डार्क रेड, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो उसके शिकार बनते हाई रिस्क पर है? ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले ही होते हैं जिनका एक्सरसाइज नहीं होता है, दिन भर बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं। अगर पैर में ब्लॉकेज है तो क्या सिम्टम्स इससे मुझे मिलेंगे कि मेरे पैर में ब्लॉकेज और मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले दर्द चालू होगा, पेन होगा, उसके बाद सूजन आएगी, उसके बाद धीरे धीरे पैर ना ऐसा डिस्कलरेशन मतलब काला काला होना चालू हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये ब्लॉकेज है। सर ब्लॉकेजेस नहीं हो इसके लिए एक इंडिविजुअल ने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जो रूटीन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, मतलब सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, आपके जंक्स फूड जो खाते हैं वो नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हमारे जो गेस्ट है वो है डॉक्टर हरीश पवार जी, जो एक रेडियोलॉजिस्ट है। बहुत ही बड़ा नाम है डॉक्टर्स में, इंटरवेंशन ट्रीटमेंट्स में। आज का ये एपिसोड किसने देखना चाहिए? रिलेटेड इशू है ब्लॉकेजेस, मतलब मैं सिर्फ हार्ट ब्लॉकेजेस की बात नहीं कर रही हूँ। ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी में कई सारे पार्ट में होते हैं, हाथ में, पैरों में, थाइज में। तो उन्होंने ये एपिसोड देखना चाहिए। जिसको किडनी रिलेटेड इशू है उन्होंने ये एपिसोड देखना चाहिए। लीवर फंक्शन के बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए कि लीवर डायलिसिस कैसे करते या फिर लीवर बायोप्सी के बारे में हम जानेंगे इस एपिसोड में। बेसिकली ये एपिसोड हर एक इंडिविजुअल के लिए है जो हेल्दी रहना चाहता है। ये एपिसोड शांति से देखिए, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर हरीश जी का। डॉक्टर हरीश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। डॉक्टर हरीश पवार सर, आप आपके बारे में बताइए। आपने बेसिकली आपका एजुकेशन कहाँ से किया है? बिकॉज हमें पता है लेकिन हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट योरसेल्फ। एमडी रेडियो डायग्नोसिस किया है, उसके बाद मैंने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी भी किया है। जो जर्नी है मेरी वो स्टार्ट हुई थी एमबीबीएस से। अच्छा। जो औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज से हुई। उसके बाद फिर मैंने एमडी रेडियो डायग्नोसिस किया जो कि नागपुर से थी। उसके बाद फिर मैंने नासिक से फेलोशिप की जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में थी। हाँ। अभी जो टाइम पीरियड लगता है आपको पता ही है। एमबीबीएस के लिए 5.5 साल लगते हैं। हाँ। एमडी के लिए 3 साल लगते हैं। हाँ। फिर फेलोशिप के लिए और 1-2 साल लगते हैं। हाँ। तो ऑलमोस्ट 10 साल तो एजुकेशन में ही चले जाते हैं। हाँ। ऐसी मेरी पूरी लाइफ जर्नी थी। उसके बाद फिर तो अभी एमडी रेडियो डायग्नोसिस के बाद मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है इन द डायग्नोस्टिक फील्ड। अच्छा। एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बाद मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। तो टोटल आपका एक्सपीरियंस 4 साल का हो गया? टोटल 4 साल का है। सर मुझे एक बात बताइए, रेडियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपने उसी फील्ड को एज अ करियर करके क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात होती है रेडियोलॉजी में? क्योंकि प्राइम मोडेलिटी जो है, जो फर्स्ट डायग्नोसिस होगा वो रेडियोलॉजी पे ही होता है। अच्छा। आजकल तो फर्स्ट पेशेंट आएगा आपके पास तो वो रेडियोलॉजी के लिए ही फर्स्ट आएगा। अच्छा। डायग्नोसिस क्या है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। जो डायग्नोसिस है वो पता करने के लिए हमको आना ही पड़ेगा हमारे पास। तो सबसे पहले पेशेंट कुछ भी हो जाए तो आपके पास आएगा और फिर आप बताओगे डॉक्टर के पास जाके कि चलो ये जाके चेक कर लो। तो ट्रीटमेंट डॉक्टर बताएंगे लेकिन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम करेंगे, वो आप करोगे। और सर 4 साल की प्रैक्टिस में अभी की सिचुएशन में आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट अटैच हूँ। जैसे कि नासिक का एसएमबीटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुंब्रा में भी है, ठाणे में भी जुपिटर हॉस्पिटल है, उसके बाद टाइटन मेडिसिटी है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं एज ए कंसल्टेंट अटैच हूँ। ओके। जो रिसेंटली हम स्टार्ट कर रहे हैं खुद का हॉस्पिटल, वहाँ पे एक सोनोलॉजी का यूनिट होगा, इंटरवेंशन का भी, नॉन वेस्कुलर का यूनिट होगा, जो कि वेरिकोज वेंस रहेगा या फिर माइक्रोवेव एब्लेशन रहेगा या फिर बायोप्सीज रहेगा। तो ये सब चीजें है हम वहाँ पे करेंगे। अच्छा। और ये सेंटर कहाँ पे ओपन हो रहा है सर? ये हो रहा है अपना हीरानंदानी स्टेट, थाने में। में। तो हर एक सेगमेंट के ऊपर हम बात करने वाले सर। पहले सोनोग्राफी का टॉपिक आया लेकिन सोनोग्राफी के ऊपर हमें बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं बिकॉज कॉमन मिथ्स होते हैं लोगों के कि सोनोग्राफी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली पता होता है कि सोनोग्राफी से प्रेग्नेंट वुमन ही करती है, बाकी कोई चीज के लिए सोनोग्राफी का यूज होता नहीं है। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी सोनोग्राफी ही है। जब भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो 2 चीजें करनी है, एक एक्सरे करना है और एक सोनोग्राफी करना है। क्योंकि
चेस्ट का सोनोग्राफी इन टर्म्स ऑफ अंदरूनी सोनोग्राफी जो होती है वो नहीं हो पाती है। इसके लिए फिर एक्सरे कराते हैं हम, चेस्ट में कुछ है क्या। और उसके बाद जो एब्डोमेन का है वो सोनोग्राफी हो पाती है क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड है। तो सोनोग्राफी का बेसिक मैकेनिज्म फ्लूइड होना चाहिए। ये 2 प्राइम मोडेलिटीज है जो हर पेशेंट आने के बाद उससे कराएंगे। सर एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, जैसे अनु ने कहा ना कि सोनोग्राफी सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही होता है, ये मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन रिसेंटली मुझे एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मेरी एज अभी 42 की है। एब्डोमेन में पेन हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो जाके सोनोग्राफी कर ले। जैसे उन्होंने मुझे कहा सोनोग्राफी कर ले तो मैंने ऐसे उनकी तरफ देखा, सर सोनोग्राफी मेरे लिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि अमर सोनोग्राफी हर चीज में होती है, मेल्स के लिए भी होती है, फीमेल्स के लिए भी होती है, सिर्फ प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी नहीं की जाती। तो अगर मेरे जैसे इंसान की आज की सिचुएशन में ये अवेयरनेस है तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, और उसी अवेयरनेस के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपसे आज लेने वाले हैं। तो अनु, तो तेरा पहला वाला सवाल पूछ ले जो सर को तुझे पूछना था, वेरिकोस वेन्स के बारे में। सर वस्कुलर ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं और उसका मेन रीजन क्या होता है होने का? देखो, वेस्कुलर ब्लॉकेजेस जो है वो जो गुठलियां होती है जो ब्लड वेसल के अंदर, सिस्ट, जो गुठलियां मतलब ब्लड के क्लॉट्स होते हैं। Okay. हाँ। तो ब्लड क्लॉट की वजह से ये ब्लॉकेज बनता है। क्लॉट के बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि फीमेल में अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड। उसके बाद हार्मोनल जो पिल्स वगैरह लेते हैं उससे रिलेटेड। बाकी सब चीजें जो इन जनरल होती है वो होती है एज रिलेटेड, हेरिडेटरी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म जिसमें हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, वो लिपिड बढ़ जाता है, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हाँ। और उसके बाद और बोला जाए तो स्मोकिंग में कैल्सिफिकेशन होता है, तो स्मोकिंग की वजह से भी मोस्ट कॉमन है। तो मोस्ट प्रोन जो पेशेंट्स हमने अब तक देखे हैं वो मोस्ट कॉमन स्मोकर्स थे। टिल 40 अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लोकेजेस जो है वो होना ही होना है ब्लड वेसल्स की। सर स्मोकिंग के बारे में मैंने सुना था कि अगर एक सिगरेट जब आप पीते हो तो 20 मिनट से आपकी लाइफ कम हो जाती है। तो अगर आप दिन में 10 सिगरेट पी रहे हो मतलब 200 मिनट आपके लाइफ के कम हो गए। तो एक चेन स्मोकर देखा जाए तो उसकी एवरेज लाइफ स्पैन 50 टू 55 की एज तक की होती है। हाँ, उनको डिसीजेज ज्यादा हो जाता है। फिर वो ब्लड वेसल से रिलेटेड हो, मतलब जो हमारे जो नस है तो नस में जो कैल्सिफिकेशन होता है तो वो कैल्सिफिकेशन की वजह से पूरे वेसल्स बंद हो जाते हैं, नसें बंद हो जाती है। तो ये तो कारण हो गया कि स्मोकर का वेन से रिलेटेड, बट अदर कॉजेज भी है जिसकी वजह से भी ओवरऑल लाइफ खराब हो जाती है। जैसे कैंसर होना, जो लंग कैंसर है वो भी स्मोकिंग की वजह से ही होता है। स्मोकिंग की वजह से ओवरऑल पेरिफेरल हेल्थ खराब हो जाती है। सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ लेकिन मैं हुक्का पी रहा हूँ। हुक्के के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप हुक्का पीते हैं तो ये सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अगर सिगरेट पीते हैं तो आप 1-2 सिगरेट पी के छोड़ देते हैं। हाँ। बट जब अगर हुक्का पीते हैं तो वो बार बार आप पफ लेते हैं। हाँ। तो उसकी वजह से ज्यादा निकोटीन, ज्यादा हार्मफुल कंटेंट आपके चेस्ट में जाएगा जो कि और लंग्स खराब करेगा। तो हुक्का डेफिनेटली नहीं पीना चाहिए। और सर हुक्के में जो फ्लेवर होता है वो कहा जाता है कि नॉन निकोटीन वाला फ्लेवर है, हर्बल फ्लेवर है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है? एक्चुअली जो फ्लेवर्स है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, क्योंकि कोई भी फ्लेवर नॉन कार्सिनोजेनिक नहीं हो पाता, और कुछ ना कुछ निकोटीन कंटेंट होने की वजह से वो और हार्मफुल बन जाता है। तो हुक्का नहीं पीना चाहिए। सर अभी वेन्स का जो डैमेज होता है, ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल वालों के लिए होता है या फिर जो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे लोग उनको होता है? कौन से सबसे ज्यादा पेशेंट्स आपके पास आते हैं? सबसे ज्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल के पेशेंट ही आते हैं, क्योंकि सिडेंट्री लाइफस्टाइल में ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग पोजीशन या फिर स्लीपिंग पोजीशन ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है बॉडी में। तो ऐसे पेशेंट्स में क्लॉटिंग की कंडीशन बढ़ जाती है। अच्छा। लाइफस्टाइल आपकी एक्टिव होना चाहिए हमेशा। पोस्ट कोरोना सर आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम वाले पेशेंट्स बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे ना। Yes, तो उनको आप अभी क्या एडवाइस करते हो? तो उनको तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मोस्टली मिनिमम कम से कम 1 घंटा तो भी उन्होंने डेली वर्कआउट करनी चाहिए। उसमें रनिंग का भी रोल है। तो अगर रनिंग करते हो तो हर चीज का एक्सरसाइज हो जाएगा, लंग्स का होगा, ओवरऑल बॉडी का, ओवरऑल सब उसमें कवर अप हो जाएगा। सर बीच में एक रिसर्च आया था कि अगर आप 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हो तो आपका लाइफ स्पैन ओवरऑल 3 घंटे से बढ़ जाता है। ये कितना सच है सर? जैसे डेफिनेटली इससे लाइफ स्पैन बढ़ता ही है, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज होगी। हाँ। तो इसमें आप जितना रनिंग करते हो या फिर जो भी एक्सरसाइज करते हो वो धीरे धीरे आपको बढ़ानी है। हाँ। ठीक है, जैसे स्टैमिना के हिसाब से। तो आपका इसमें स्टैमिना बढ़ेगा, ओवरऑल
हेल्थ अच्छी रहेगी, उसके बाद बॉडी एंड माइंड ये दोनों चीजें कंट्रोल में रहेंगी, एक साथ काम करेंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। इस हिसाब से सब चीजें देखी जाए तो ओवरऑल हेल्थ बढ़नी है आपकी, तो लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आप क्या रेकमेंड करते हो? सबसे बेस्ट मुझे रनिंग ही लगता है। अच्छा, क्योंकि उसमें सब एक्सरसाइज हो जाती है। क्या स्पीड पे स्टार्ट करना चाहिए सर यूजुअली? शुरू में धीरे धीरे ही स्टार्ट करना चाहिए, जैसे पहले शुरू में जॉगिंग करो, हाँ। फिर थोड़ा एक्सरसाइज मतलब बढ़ाते बढ़ाते आप रनिंग पे आ सकते हैं। पहले फास्ट वॉकिंग करो, फिर जॉगिंग करो, फिर उसके बाद रनिंग स्टार्ट, तो आपका मसल पेन भी नहीं होगा और बॉडी रिकवरी को भी टाइम मिलेगा। हाँ सर कौन से ऐसे लोग हैं जो वेरिकोज वेंस जो हम बोलते हैं, पैरों में नसें दिखने लगती है ग्रीन ग्रीन कलर की या फिर डार्क रेड, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो उसकी शिकार बनते हैं, हाई रिस्क पर है? एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जो है वो नसों का आजार ड्यू टू ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा पाता, तो उसकी वजह से नसें फूल जाती है। तो ये सब जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं लोग, ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले ही होते हैं, जिनका एक्सरसाइज नहीं होता है, दिन भर बैठे रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं। उसमें से ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। बैठने की वजह से कंटिन्यूअसली वेन पे प्रेशर रहता है, नसों पे प्रेशर रहता है, तो वो नसें फूल जाती है। ऐसी कंडीशन में इनके वॉल्स भी खराब हो जाती है। तो वॉल्स दोनों तरफ होती है, जो ऊपर की नसों से नीचे की तरफ जो है नसें कंटिन्यूटी में, तो नीचे से ब्लड को ऊपर जाना होता है। तो अगर वॉल खराब होता है तो वो वापस ऊपर पुश नहीं कर पाता वॉल। अच्छा, तो नीचे की तरफ उसका प्रेशर बढ़ते रहेगा। दूसरा होता है अंदर की नसें और बाहर की नसें। हाँ तो ये ना दोनों के बीच में भी कनेक्शन होता है। अच्छा, अगर उसकी भी वॉल खराब होती है, वो अंदर की जो नस है उसमें से प्रेशर जाके बाहर की नसों में बढ़ेगा, तो बाहर की नसों में अंदर से भी प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से भी नीचे प्रेशर बढ़ रहा है, दोनों के वॉल्स खराब हो चुके हैं, तो उसकी वजह से फिर ये नसें बनती है। अच्छा। तो इसका मेन रीजन ये हो गया। बट इसमें वेसल वॉल डैमेज, इसके कारण जो है वो है इन्फेक्शन, ट्रोमा, इसके बाद स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो ये चीजें भी इसमें फैक्टर मैटर करती है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर भी है, तो ये सब रिलेटेड टू वेरिकोज वेन्स। अच्छा, अगर कोई वेरिकोज वेंस वाला पेशेंट आपके पास में आता है तो आप उसे कैसे डायग्नोस करते हो? वेरिकोज वेन्स तो पहले तो हम देखते हैं, इंस्पेक्शन ही में ही पता चल जाता है कि कुछ है। अगर उसके मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स अगर देखे जाए तो उसमें पेन होता है, दर्द होता है, जो उसके बाद वेसल्स जो डायलेटेड नसें है आपको दिख जाती है, जो फूली से। उसके बाद इसमें पैर जो है वो भी फूला हुआ रहता है। अच्छा, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये ऐसा होता है कि रात में पेशेंट बोलता है कि रात में सोते हैं तो कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है और नस जो सूजन है वो भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? ये स्टैग्नेशन की वजह से, क्योंकि रात में अगर जब सोते हैं तो फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, तो उनका प्रेशर कम हो जाता है तो सूजन भी कम हो जाती है। अच्छा, और जैसे पेशेंट खड़े रहेगा या फिर बैठे रहेगा, जैसे सुबह हो जाती है वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। में फिर से वो बैक टू ये हो जाता है, उसी तो में आ बाद में फिर से प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से फिर डायलेटेड वेन्स हो जाती है, फिर पेन बढ़ता है और सिम्टम्स बाद में फिर बढ़नी है। सर वेरिकोज वेन्स का जो प्रॉब्लम है ये कितना सीरियस इशू है? एक्चुअली सीरियस इशू है, क्योंकि ये जो एक बार जब वेरिकोज वेन्स होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं है, उसको रिवर्स नहीं कर पाते। ये इसको रोक सकते हैं अगर स्टॉकिंग्स मेडिकेशंस लेते हैं, तो एक जगह पे हम उसको प्रोग्रेशन मतलब जो बढ़ना है उसको कम स्पीड में कर सकते हैं, बट उसको रोक नहीं सकते। उसके बाद अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, मतलब जख्म हो जाती है जो नहीं भर पाती है, तो वो होता है नॉन हीलिंग अल्सर। तो ये वेरिकोज वेन की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गीला हुआ रहता है वो जगह पे, तो वो जख्म को भरने ही नहीं देता। ऐसी कंडीशन में आपको उसको ट्रीटमेंट लेना जरूरी। तो सर वेरिकोज वेन की वजह से डेथ्स भी देखी गई है? वेरिकोज वेन्स की वजह से डेथ्स तो नहीं बोल सकते, बट गैंग्रीनस हो सकते हैं। मतलब जो वहाँ पे आजू बाजू के वेसल्स है उसमें ब्लॉकेजेस बनना चालू हो जाता है, उसमें वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होती है, पूरा पैर सूज जाता है, वो पैर खराब ही हो जाता है। तो पैर को खराब होने के बाद में मतलब उसका ऑप्शन क्या, काटना पड़ेगा? एक्जैक्टली, अभी उतने लेवल तक पैर नहीं गया है काटने के लेवल, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर पैर पूरा ही खराब हो जाता है, अल्सर हो जाता है, उसके बाद और गैंग्रीन के हो जाता है, तो काटना पड़ेगा। तो अगर आपके पैरों के ऊपर ग्रीन लाइंस आ रही है, सूजन है, रात को सोने के बाद में सुबह उठने के बाद में आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है, मतलब आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करो। सबसे ज्यादा वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम किन में देखा जाता है? सबसे ज्यादा वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम्स जो लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहते हैं, अच्छा, तो उनमें देखा जाता है। जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उसके बाद जो वेटर्स होते हैं,
तो इनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। सलून में काम करने वाले भी होंगे ना सर? सैलून में काम करने वाले भी होते हैं जो खड़े रहते हैं, हाँ। जो मॉल में वर्कर्स काम करते हैं वो भी होते हैं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग खड़े रहने हैं उनको वो होना ही होना है। हाँ। और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं सर? उसकी वजह से सर बेसिकली पैर में सूजन, पेन, ये यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद पूरे अल्सर्स फॉर्मेशन जो कि नॉन हीलिंग अल्सर रहते हैं, उसके बाद उसका इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के बाद फिर थ्रोम्बस बढ़ता है पैर में और पैर काटना भी पड़ सकता है। तो अगर किसी को लग रहा है कि मैं तो डेली काम कर रहा हूँ, मैं खड़े होकर काम ही कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होकर वेरिकोस वेन हो सकता है और उसकी वजह से फ्यूचर में उनको पैर भी काटना पड़ेगा। तो अगर पैर नहीं कटवाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? तो डेली आपको एक्सरसाइज करनी है। हाँ। तो थोड़ा सा एक 20-25 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद एक लिम्ब एलिवेशन जो बोलते हैं, हम पैर ऐसे ऊपर करने हैं तो उससे बैक फ्लो बढ़ेगा। अच्छा। 2-3 एक्सरसाइज भी कर लिया तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा आपको कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, वही वाला फंडा यहाँ पे आ गया। Same. बिकॉज बहुत लोगों को सर अवेयरनेस ही नहीं है इस बात की। बहुत सारे, बिकॉज क्या है, मिडिल क्लास तबका होता है नॉर्मल, जैसे आप एक सलून में काम करने वाला 50-55 एज के लोग हैं, उनको पता नहीं होता है, दिन भर काम करते लगता है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, बट लेकिन पैर में धीरे धीरे करके सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। ignorance हो जाता है कि लगता है कि हो गया स्किन का कुछ हो गया इशू, नस बंद हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुख नहीं रहा है, पेन नहीं हो रहा है, तब तक तो चल जाता है, लेकिन जब तक पेन शुरू होता है तब तक और ज्यादा बढ़ जाता है। तब तक स्टेज 2 स्टेज 3 तक पहुंच जाता है वो। आपका मेजर जो रोल है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स आपके पास में कौन सा इलनेस लेके आते हैं, क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं और उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो, आइडेंटिफाई कैसे करते हो? आइडेंटिफाई तो मोस्ट कॉमन जो तो एब्डोमिनल पेन ही होता है पेशेंट्स को। तो उसकी सोनोग्राफी करने के बाद हमको पता चलता है कि मेनली क्या बीमारी है उनको। सोनोग्राफी में हर चीज पता कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन को क्या प्रॉब्लम हो चुका है। एब्डोमिनल पेन ये मोस्ट कॉमन है डिसीज जिसके लिए पेशेंट्स आते हैं। इमरजेंसी में एब्डोमेन पेन हो रहा है, हाँ, उसके लिए आपके पास में आके इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो सकता है। यस। सर सोनोग्राफी जो है वो बॉडी के किस किस चीज की होती है? मतलब नॉर्मली पता है कि सोनोग्राफी ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स ही करते हैं, वो सबको पता है, हर घर में होता है, बट सोनोग्राफी ऐसी कौन सी बॉडी पार्ट के लिए यूज होती है, मतलब की जाती है? देखो सोनोग्राफी ना, उसमें भी अभी सब ब्रांचेस आए, जैसे मस्कुलोस्केलेटल है, जो स्केलेटल मसल्स है या फिर जो हमारे जॉइंट्स है, हड्डियां है, तो उसके लिए भी एक स्केलेटल सोनोग्राफी है हमारी, मस्कुलोस्केलेटल। उसके बाद ऑब्स्टेटिक एंड गायनेक जो कि फेटस से रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद जनरल सोनोग्राफी जो हम करते हैं कि एब्डोमेन के लिए कोई ऑर्गन डिसीज है। उसके बाद कलर डॉपलर होता है जो नसों के लिए काम करता है। अच्छा। इसमें कौन सी नस चालू है, कौन सी बंद है, किधर ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम कलर डॉपलर में देखते हैं। तो ये और भी चीज़ें हैं जो डिवाइडेड है, जैसे कि इनफर्टिलिटी में भी काम आता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि किसी चीज़ का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हर चीज़, और एक होता है स्मॉल पार्ट्स जो कि मैंने बोला कि स्क्रोटल डॉपलर भी होता है। टेस्टिस का कुछ इन्फेक्शन हो उसके लिए भी देखते हैं हम, तो वो स्क्रोटल डॉपलर है। तो ये स्मॉल पार्ट्स में आता है, जैसे थायराइड भी आता है स्मॉल पार्ट्स। तो ये चीजें हैं। तो सोनोग्राफी में बेसिकली पता चलेगा कि आर्टरियल डैमेज है, और अगर आर्टरियल डैमेज है तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है फिर? मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स है अच्छा, वो आगे ट्रीट करेंगे। तो आपके यहाँ तक ये आइडेंटिफाई करके आप बताते हो कि बाबा तो तुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, तो इस रीजन की वजह से तुझे प्रॉब्लम है। तो रीजन जो है वो हम ढूंढते हैं, अच्छा। बाकी ट्रीटमेंट वो करेंगे। तो इनफर्टिलिटी अभी जैसे देखा जाए कि मेल्स में हमने बोला है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से भी होता है और वेरिकोसिल की वजह से भी होता है। तो वेरिकोसिल जो होता है वो उसके लिए स्क्रोटल डॉपलर हम करते हैं। उसमें अगर वेरिकोसिल है, नसें वहां पे भी जमा है, तो उसकी वजह से शुक्राणु नहीं बनते। अच्छा। तो उसका काउंट कम हो जाता है। वो भी एक प्रॉब्लम है कि जो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। दूसरा जो आर्टेरियल वेनस प्रॉब्लम होता है पेनिस का, जो कि हमने बोला है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये भी एक कॉज है कि इनफर्टिलिटी का। तो ये दोनों चीजें हम सोनोग्राफी में डायग्नोज कर पाते हैं। दूसरा अगर देखा जाए फीमेल साइड में, तो हम यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये भी एक कॉज है कि जिससे इनफर्टिलिटी होती है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी रह नहीं पाता। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया या फिर ओवेरियन सिस्ट हो गए, जो कि हम पीसीओडी बोलते हैं। तो पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी में देख पाते। सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अभी अगर आपके पास में कोई पेशेंट आता है और उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इश्यू आइडेंटिफाई करके करना है, तो कैसे आप करते हो पूरा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनका, या आइडेंटिफाई करते हो? बेसिकली हम ना एक दवाई लिख के देते हैं पेशेंट को, जो कि पैपेवरिन होती है। वो इंजेक्ट करने के बाद जो नॉर्मल इरेक्शन है वो हो पाता है या नहीं, वो हमको पता चलता है। उसके बाद हम सोनोग्राफी करते हैं, पेनाइल डॉपलर करते हैं। तो डॉपलर में हमको पता चलेगा कि आर्टेरियल फ्लो कितना है और वेनस फ्लो कितना है। तो ये पूरी जांच करने के बाद हमको पता चलता है कि
मेन इसकी जांच में कि इसका प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो बेसिकली ये जांच करने के बाद ही हमको ट्रीटमेंट देने में आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती है। तो आइडेंटिफाई इमीडिएटली हो जाता है। और उसको कितना टाइम लगता है सर? 1 से 1.5 घंटा लेता है। और ये आपके थाने वाले सेंटर में भी ये ये ट्रीटमेंट हो हमारे सकती है? उठाने वाले सेंटर में भी होगा सर। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे ना सर ये प्रॉब्लम्स लेके? ये बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सर, बट वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि ये उनको लगता है कि थोड़ा सा पर्सनल इशू है, तो किसी से बात भी नहीं कर पाते और कोई उनको सलाह ही नहीं करता कि यहाँ जाना चाहिए, ये जांच करनी चाहिए। तो ना ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए पेशेंट आते हैं, ना ही वेरिकोसिल के लिए ज़्यादा आते हैं, जब उनको अवेयरनेस नहीं है ना सर? अवेयरनेस नहीं है। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये पॉडकास्ट आप जब अगर देख रहे हो तो आपको इसका अवेयरनेस होगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हो। डॉक्टर पवार सर के पास में जाके आइडेंटिफाई करेंगे और आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे और आपको बाकी डॉक्टर्स भी वो रेकमेंड करेंगे। तो सर अगर पैर में ब्लॉकेज है तो क्या सिम्टम्स ऐसे मुझे मिलेंगे कि मेरे पैर में ब्लॉकेज और मुझे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए? जो सबसे पहले दर्द चालू होगा, पेन होगा, उसके बाद सूजन आएगी, उसके बाद धीरे धीरे पैर ना ऐसा डिस्कलरेशन मतलब काला काला होना चालू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये ब्लॉकेज है, कंफर्म ब्लॉकेज है। तो आपको पहले सोनोग्राफी करानी है, उसमें कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सिटी स्कैन कराना है जिसमें आपको एक्सटेंट पता चलेगा और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि वो तो मेन वेसल बंद हो चुकी है, बट बाकी की कुछ चीज़ें जो वेसल्स है छोटी छोटी उससे आगे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, आपको पैर भी काटना पड़ सकता है आगे जाकर। बाप रे। तो मतलब अगर किसी को पैरों के ऊपर काला काला दिख रहा है और अगर उसने इग्नोर कर दिया तो उसको पैर काटना पड़ेगा? पैर काटना पड़ सकता है। अगर डिले हो जाता है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। सर अभी ब्लॉकेजेस की सिचुएशन, अगर पैर में ब्लॉकेज है तो क्या स्टेंट्स भी डाले जाते हैं जैसे हार्ट में स्टेंट डाला जाता है? हाँ, हम पेरिफेरल स्टेंट भी डालते हैं। स्टेंट में भी 2 तरह की स्टेंट होते हैं। एक सादे स्टेंट होते हैं जो सिर्फ जिसको चन्नी या फिर स्प्रिंग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, और दूसरे होते हैं कवर्ड स्टेंट, मतलब उसके बाजू में भी एक पर्दा रहता है। तो हम दोनों चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द वेसल की वेसल के बाजू में अगर कैल्शियम है जमा हुआ तो हमको नॉर्मल से नहीं होगा, लगता है कि स्टेंट टूट जाएगा, तो हम मोस्टली कवर स्टेंट भी डालते हैं वहाँ पे। सर हार्ट के ब्लॉकेजेस के लिए लोग मानते हैं सबसे मेन रीजन है कोलेस्ट्रॉल। वैसे ही हाथों के पैरों के जो ब्लॉकेजेस आपने कहा उसका मेन रीजन क्या होता है? देखो, हाई कोलेस्ट्रॉल रीजन सभी वेसल ब्लॉक के लिए होता ही है, बट पेरिफेरल में मोस्ट कॉमन मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकर्स में मैंने मोस्ट कॉमन देखा है कि उनके वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं आफ्टर स्मोकिंग। अल्कोहलिज्म, जो अल्कोहल लेते हैं लोग, तो उनका नेक्स्ट उसका नंबर है। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो कि जंक्स फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये चीज़ें मोस्ट कॉमन है आज के यूथ में। तो इनमें भी अभी धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा चांसेस कि ब्लॉकेज हो जाए। आफ्टर कोरोना ये चीज़ें बढ़ी है सब। अच्छा, तो इनको अगर स्मोकिंग छोड़ देंगे, अल्कोहल छोड़ देंगे तो ये आपको जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे ना सर? ये इनका कम हो जाएगा। तो अगर किसी ने मतलब अगर आप ऐसे रेकमेंड कर सकते हो ना कि 2 महीने के लिए स्मोकिंग छोड़ के देखो, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे। हाँ, एक इवेंचुअली जो स्मोकिंग की वजह से डैमेज हुआ है वो भी धीरे धीरे रिवर्स होना चालू हो जाता है। सर हाइपरटेंशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ब्लॉकेजेस होने के लिए। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज भी है। डायबिटीज की वजह से भी ब्लॉकेज होता है? यस, डायबिटीज की वजह से वेसल वॉल्स खराब होते हैं। बेसिक रीजन जो है, तो वेसल वॉल्स जो है उसकी इलास्टिसिटी नहीं रहती, वेसल वॉल डैमेज हो जाती है। तो ये रीजन है ब्लॉकेज बनने का। और एक बार आपने इंसर्ट कर दिया डाई, तो पूरे बॉडी का चार्ट आपके सामने आ जाता है? पूरी बॉडी का चार्ट में हमारे सामने आता है, बट जो नस है उसका टाइमिंग अलग होता है। जैसे आर्टरी का अलग होता है, वेन का अलग होता है। एक 30 सेकंड जो है वो आर्टरियल टाइम दिया है हमने 30 सेकंड्स के लिए, भी फिर नेक्स्ट 30 सेकंड हमने वेनस के लिए दिया है। अच्छा। तो ऐसे 2 फेज 3 फेज ऐसे अलग अलग सेक्शन भी होते हैं जो कि टाइमिंग के हिसाब से हम सबको सेपरेट करते हैं। सर सिटी एंजियोग्राफी में एग्जैक्टली होता क्या है? सर सिटी एंजियोग्राफी में हम देखते हैं कि ब्लॉकेजेस वगैरह है तो उसका एक्सटेंट कितना है। अगर ब्लॉकेजेस थोड़े से है तो हम पॉजिटिव न्यूमेटिक प्रेशर से उसको टेम्पररी ट्रीटमेंट के लिए रख सकते हैं कि वो बाद में खुल जाए। उसके बाद अगर नहीं तो ब्लड थिनर पे भी रखते हैं शुरू में। उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। हाँ। तो हम उसको ब्लड थिनर्स देते हैं, उसके बाद थ्रोम्बोलाइसिस के लिए छोड़ देते हैं रात भर। नेक्स्ट डे तक वो अच्छा खासा थ्रोम्बोलाइज हो जाता है। तो ये थ्रोम्बोलाइसिस है। अगर थ्रोम्बोलाइसिस भी नहीं हटता है तो वहाँ पे हम बलून करते हैं, बलून प्लास्टिक करते हैं। बलून प्लास्टिक, हाँ, तो बलून करके वहाँ पे जगह बनाते हैं। अगर उससे भी नहीं होता है तो उसके बाद वहाँ पे स्टेंट डालना पड़ता है। तो स्टेंट डाल के फिर हम उसको खोल देते हैं। अच्छा, तो सर सिटी एंजियोग्राफी एक्चुअली किसने करनी चाहिए? देखो, जिसको जो सिम्टम्स बोलते हैं हम, जो पेशेंट को लगता है कि अभी
मुझे पेन हो रहा है पैर में, सूजन है, जो फिर धीरे धीरे पैर नीला नीला सा हो रहा है, तो वो पेशेंट ने इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। और जैसे आप आपके फिजिशियन से मिलेंगे तो आपको रिकमेंड करेगा कि ये सिटी स्कैन कराइए, तो आपके पास में आएंगे। ये वो मेरे पास आएगा। हाँ। सर सिटी एंजियोग्राफी में एक स्पेसिफिक डाई का यूज होता है, वो किस लिए होता है? आयोडीनेटेड डाई होता है कि जो पर्टिकुलर वो एक्सरे है उसमें वो विजुलाइज होता है, ओके। वो डाई इम्पोर्टेंट है। तो सर सिटी एंजियोग्राफी एक्चुअली किसने करनी चाहिए? देखो, जिसको पॉजिटिव सिम्टम्स लगते हैं, जैसे सिम्टम्स यानी कि पेशेंट को लगता है कि मुझे अभी सूजन हो रही है, या फिर नीचे जो है पैर काला काला पड़ रहा है पैरों में बेसिकली। पैरों में, और बहुत पेन है, तो वो पेशेंट ने अपने जो फिजिशियन रहता है ट्रीटिंग, वो कंसल्टेंट से जाके मिलना चाहिए। वो फिर आपको रिकमेंड कराएगी कि सिटी स्कैन कराइए। जैसे ही सिटी स्कैन करेंगे, अगर आपको ब्लॉकेजेस दिखते हैं तो इमीडिएटली आपको जाके वापस आपके कंसल्टेंट से बात करनी है, वो आगे की ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट करेगा। तो सिटी स्कैन में बेसिकली बता देगा कि आपको कितना ब्लॉकेज है। कितना ब्लॉकेज है। और अगर किसी पेशेंट ने इग्नोर कर दिया तो फिर क्या होता है? अगर इग्नोर करते तो धीरे धीरे वो काला जो पैर हो रहा है वो और काला हो जाएगा। अच्छा। और वो जैसे गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन हो जाएगा, तो उसके बाद फिर पैर काटना ही पड़ेगा। और ज़्यादा डिले होता है तो फिर फिजिशियन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सर मॉडर्न रेडियोलॉजी टेक्निक्स में एक्यूरेट अगर डिटेक्ट करना है तो सिटी एंजियोग्राफी के बाद में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है अभी? देखो, अभी जो एंजियोग्राफी में है एआई का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो कुछ डायग्नोसिस है उसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो जो पहले समझो 80% 90% जो था, अभी एक 95-99% एक्यूरेसी आएगी, जो कि जांच हुई है उसके डायग्नोसिस में। और फ्यूचर में आप क्या बेटर टेक्नोलॉजी देख रहे हो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में? क्या क्या आने आ सकता है फ्यूचर में? और देखो, फ्यूचर में अभी एआई कंपैटिबल चीज़ें तो है ही, जो कि एआई फ्यूजन की वजह से आने वाली है। अभी फ्यूजन इमेजिंग भी एक कंसेप्ट आया है जिसमें अलग अलग मॉडलिटीज की जो इमेजेस है उसको फ्यूज कर सकते हैं। तो उसमें पता चलेगा कि ये सिटी में ऐसा दिख रहा था, तो सोनोग्राफी करते समय हमको वो एरिया हाईलाइट करके बताएगा सोनोग्राफी मशीन कि ये रीजन था, यहाँ पे सिटी में इतना था, इसमें भी इतना दिखना चाहिए। तो आपका जो 3D मॉड्यूल है वो अच्छे से दिख जाएगा, 3D में दिखेगी इमेज की ये इतना एरिया है जो कैप्चर हो चुका है। और उसको आपको बताएगा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करके। ये एडवांसमेंट धीरे धीरे आ रही है। सिटी में बोन ही दिखता है सिर्फ, अगर बोन के अंदर भी देखना है हमको तो फिर एमआरआई लगेगा। एमआरआई सिटी स्कैन करते तो रेडिएशन का इशू बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि एमआरआई सिटी स्कैन आप ज़्यादा करोगे तो रेडिएशन से आपको कैंसर हो सकता है, कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। एक्चुअली एमआरआई और सिटी स्कैन ये दोनों डिफरेंट मॉडलिटीज है। तो रेडिएशन जो है वो सिटी स्कैन ही है जिससे रेडिएशन होते हैं, एमआरआई है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। तो एमआरआई से कोई कैंसर नहीं होने वाला। एमआरआई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक रेजोनेंस है, तो इट इज सेफ। अच्छा। इवन दो अगर बहुत हाई रिस्क पेशेंट है, कुछ एनोमलीज हमको डिटेक्ट ही हुए सोनोग्राफी पे, उसके बाद कंफर्मेशन के लिए हम एमआरआई कर सकते हैं। तो एमआरआई सेफ। बट अगर सिटी की बात की जाए, इट हैज अ रेडिएशन, मतलब इसमें रेडिएशन है, बट ये आपके फिजिशियन आपको तभी रेकमेंड करेंगे जब उसकी जरूरत है। तो इसमें ऐसा रिस्क एंड बेनिफिट रेशो देखा जाता है। अच्छा। कि कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट है, उसके बाद ही आपका फिजिशियन आपको सिटी स्कैन रेकमेंड करेगा। पर बलून एंजियोप्लास्टी में रिकवरी के कितने चांसेस हो जाते हैं सर? ब्लॉकेज है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, और ये थ्रोम्बस की वजह से नहीं है, ओल्ड एज की वजह से है। धीरे धीरे वेसल कैपेसिटी कम हो जाती है, ओल्ड एज में होता है, तो आपका 100% ब्लॉकेज खुल जाएगा। अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से नहीं है और ब्लॉकेज की वजह से, तो आपको थ्रोम्बोलाइसिस लग सकता है, आपको स्टेंट भी लग सकता है। सर ब्लॉकेजेस नहीं हो इसके लिए एक इंडिविजुअल ने क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जो रूटीन है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, आपके जंक्स फूड जो खाते हैं वो नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ जिसमें एक्सरसाइज हो, रूटीन वर्कआउट होता है, उसके बाद आपको एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेना है, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब जो विटामिन्स है वो मोस्ट ऑफ द आपके वेसल वॉल को अच्छा रखने में मदद करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फ्रूट्स रहेंगे, तो फ्रूट्स में भी डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सिट्रस फ्रूट्स है, ये भी आपकी वेसल वॉल अच्छी रखने में मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर ये रखेंगे तो आपकी वेसल वॉल अच्छी रहेगी। सर कोई एक होम रेमेडी बताओ ना जहाँ पर हम ब्लॉकेज को या खून को पतला कर सकते हैं और ब्लॉकेज होने के चांसेस ही ना हो। गार्लिक है, टर्मरिक है, विनेगर होता है, तो वो भी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो
मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड वेसल को अच्छा रखने में मदद करती है। ब्लॉकेज अच्छा वेसल के हेल्थ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। सर मैंने ऐसा सुना था कि ब्लॉकेज अगर होने नहीं देना है, खून को पतला रखना है, तो मॉर्निंग में उठने के बाद में 4 गार्लिक कच्चा खाना चाहिए। ये कितना सही है सर? एक्चुअली ये आयुर्वेदिक रेमेडी है, बट ये सही है, इससे वेसल वॉल अच्छी रहती है। ब्लड थिन हो जाता गार्लिक एग्जैक्टली करता क्या है सर? अगर गार्लिक की बात करें तो गार्लिक की वजह से जो वेसल है उसकी वॉल अच्छी रहने में मदद करती है। तो अच्छा। आर्टेरियल जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो जो खिंचाव तनाव में जो चीज़ें रहती है, जो नॉर्मल पल्सेशंस में आर्टरी रहती है, तो पल्सिटिलिटी के लिए ये गार्लिक अच्छा काम करता है। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज, मतलब जैसे कि अंदर की जो वॉल है वो जो डैमेज होने वाली है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्रिक्शन वगैरह, तो वो चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। तो गार्लिक दोनों चीज़ों में काम आएगा। तो मॉर्निंग में कितने गार्लिक क्लोव सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक खानी चाहिए सर? आप 3-4 तो खा सकते हैं। और ये डेली रूटीन में लगाना पड़ेगा ना? यस, ये आपको डेली रूटीन में रखना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ्स कंटिन्यूअस गार्लिक खाने के बाद में आपको वो इफेक्ट आपके बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी एक्चुअली ये आपको कितने दिनों में इसका फायदा देगी। 3 से 4 महीने में यूजुअली लेकिन दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना? हो सकता। जिंजर भी इफेक्टिव होता है ब्लॉकेजेस कम होने के लिए या खून को पतला करने के लिए? हाँ, जिंजर भी यूज होता है। जैसे जिंजर की वजह से ना सर्कुलेशन बढ़ता है, और दूसरा है कि उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। अच्छा। तो ये दोनों चीजें में इफेक्टिव है कि जिंजर कोलेस्ट्रॉल भी घटाता है साथ और साथ। जिंजर का कंजम्पशन कैसे करना चाहिए फिर? जिंजर हम ऐसे भी लेते हैं, जैसे चाय में लेते हैं। आजकल एंटीऑक्सीडेंट की चाय आए हैं कुछ, तो वो चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो जिंजर कंजम्पशन इज इम्पोर्टेंट। कोई भी फॉर्म में कोई भी फॉर्म में कीजिए। मैंने ऐसा देखा था ना कि कच्चा जिंजर भी खा सकते हो आप, खा सकते हैं, और वो आंखों से पानी आता है। एपेटाइट भी अच्छा अच्छा हो जाता है, एपेटाइट अच्छा होता है उससे। अल्सर्स वगैरह होते हैं तो वो भी हील हो जाते हैं। हील हो जाते हैं ना उससे। तो टर्मेरिक, जिंजर, टर्मरिक वाटर भी अगर एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में ले लिया जाए वार्म वाटर के साथ में, तो भी वो मोस्ट ऑफ बेनिफिशियल द होता है। हाँ एंटीऑक्सीडेंट एंड हीलिंग प्रोसीजर्स अच्छी हो जाती है। सर पहले हार्ट ब्लॉकेजेस के सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे, एक तो बाईपास सर्जरी, सेकंड स्टेंट प्लेसमेंट। अब नया कोई इन्वेंशन आया है जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में? जैसे स्टेंट प्लेसमेंट तो अभी भी होता है। जो आपने बोला है कि नॉन इन्वेजिव में कि बलून प्लास्टी होती है, तो ये 2 चीज़ें तो है ही है। बट अगर इनिशियल स्टेज में अगर आते हैं तो हम इसमें एक थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, मतलब जो गांठ है उसको पिघला के जगह पे ही खत्म कर सकते हैं। अच्छा। तो बट उसके बाद भी अगर ये सब चीज़ें होती भी है, हमने बोला कि इकोस्प्रिन दिया है, ब्लड थिनर दिए है, उसके बाद हमने थ्रोम्बोलाइज किया है कि हमने उसको गांठ को निकाल दिया है। अगर नहीं जाती है तो उसके बाद स्टेंट किया है। अगर स्टेंट करने के बाद भी ये सब प्रोसीजर करने में इकोस्प्रिन पे हमको रखना ही है। तो न्यूअर मॉडलिटी में एज सच कुछ नहीं है, बट ये जो मैकेनिकल प्रोसीजर्स है, जैसे थ्रोम्बेक्टोमी है, जो एंजियोजेट बोल के न्यूअर डिवाइसेस है, तो वो डिवाइसेस भी मार्केट में आ रहे हैं कि हम क्लॉट को खींच सके। अच्छा। ओके। तो ये रिसेंट एडवांसेस में अभी धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ रही। और सर एक बार ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट हमने कर दिया तो क्या दोबारा फिर से हमें ब्लॉकेज आ सकते हैं? एक बार ब्लॉकेज हो चुका है तो उसके बाद वो जो वॉल है, वेसल वॉल, एक्चुअली उसके रीजंस वही है कि वेसल वॉल कहीं तो डैमेज हो चुकी है, उसके बाद ही थ्रोम्बस बना है। तो फ्यूचर में भी अगर थ्रोम्बस निकालते भी है तो वो वॉल डैमेज ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर से थ्रोम्बस बनेगा। अगर थ्रोम्बस फिर से ना बनना है तो हमको इकोस्प्रिन जो ब्लड थिनर्स है उस पर रखते हैं। ये होता ही है कि एक बार थ्रोम्बस हो तो उसको बार बार कंडीशन होती कि वही जगह पे थ्रोम्बस बने। सर ब्लॉकेजेस के ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट को रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है और उसने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखिए, अगर ब्लॉकेजेस में हम बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंटिंग करते हैं, तो उसको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा और नेक्स्ट 2 से 3 दिन के बाद वो नॉर्मल उसका रूटीन स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। और अगर बात की जाए कि उसने प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, तो उसने वही जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको छोड़ना चाहिए। उसको पर्टिकुलर रोज थोड़ा ना रूटीन एक्सरसाइज चाहिए। उसको लो कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो उसको रेगुलर कोलेस्ट्रॉल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये शुगर इनटेक है, उसकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेसल है वो स्वेलिंग वगैरह बढ़ जाती है। तो थ्रोम्बोटिक कंडीशन शुगर की वजह से भी बढ़ती है। तो शुगर इनटेक, कोलेस्ट्रॉल जो है, जो फैटी फूड, जंक फूड, ये सब चीजें अवॉइड करनी है उसको। अच्छा। और सर कौन से ऐसे नेचुरल फूड्स हैं जिनसे हमारी आर्टरीज और वेन्स ब्लड फ्लो एकदम परफेक्ट रहेगा?
नेचुरली जो खा सकते हैं हम? नेचुरल फ्रूट्स में वही सर, हम गार्लिक ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, एपर सीडर विनेगर ले सकते हैं, जो हम जापा कुसुम बोलते हैं। हाँ, वो क्या है सर? जापा कुसुम क्या है? जापा ये फ्लावर है जो उसका भी हम ऑयल निकालते हैं एक्चुअली। अच्छा। और सर ग्रीन टी कितना इफेक्टिव है ब्लड को थिन करने के लिए? ग्रीन टी है एक्चुअली हेल्थ जो है वेसल वॉल की जो हेल्प है वो अच्छी करने में मदद करता है। अच्छा। तो नेचुरल जो फ्लो रहता है बॉडी में वेसल वॉल में, तो वो मेंटेन रहने के लिए या फिर उसकी हेल्थ रहने के लिए ग्रीन टी इंपॉर्टेंट है। उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। ग्रीन टी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है? कंट्रोल में आता है। अच्छा, तो डेली अगर कोई ग्रीन टी पी रहा है तो उसके ब्लड प्रेशर नॉर्मल वेसल और ब्लड प्रेशर दोनों चीजें कंट्रोल में रहेगी। सर अभी ना सबसे ज्यादा मुझे जानना है और मेरे व्यूअर्स को जानना है विटामिन्स के बारे में, बिकॉज आजकल विटामिन्स के बारे में इतने सारे वीडियोस मार्केट में आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, और विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने के बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर बताते हैं। सबसे मेन विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखो जनरली ना बोन पेन्स वगैरह चालू हो जाते हैं, जो जॉइंट्स पेन होते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, क्योंकि विटामिन डी लगता है जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो। हाँ। अगर बॉडी में कैल्शियम कम है तो सब बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। फटीग भी ऐसा फील होता है सर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? यस, आपको फटीग भी फील होगा, थकावट भी महसूस होती है ना? यस। तो इसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है सर? विटामिन डी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखो नेचुरल सनलाइट में अगर बैठते हैं आप तो नेचुरली हो जाएगा, बट अभी आजकल पॉसिबल तो है नहीं। हर बंदे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ही रहते हैं। हाँ। तो नेचुरल सन तो आएगा नहीं, तो आपको छत पे जाने की तो परमिशन है नहीं। राइट। और रूटीन जो है आप काम करते हैं पूरा ऑफिस में, तो आपको नेचुरल सनलाइट तो मिलने ही नहीं वाला। जिसको नहीं मिलता है उसने क्या करना चाहिए? तो नहीं मिलते हैं तो आप सैचेट मिलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी के। अच्छा। तो उसमें से भी आपको विटामिन डी मिलेगा। उसके बाद नॉनवेज में भी थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें से भी विटामिन डी मिलेगा। फिर भी सैचेट लेने के बाद भी आपको थोड़ा सा सनलाइट में जाना ही है। ठीक है, तो विटामिन डी बनेगा, नेचुरली बनेगा, और धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस, बोन पेन्स वगैरह हर चीज़ कम होती जाएगी। और सर बहुत कॉमन विटामिन बी की भी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोग बी सीरीज की डेफिशिएंसीज होती है। तो एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स होते हैं सर बॉडी में कि मुझे विटामिन बी की कमी है? एक्चुअली विटामिन बी ना मोस्ट ऑफ द टाइम नर्व रिलेटेड रहता है। हाँ। जैसे कि थोड़ा सा फॉगीनेस आ रहा है, या फिर टिंगलिंग नमनेस है, झंझनाहट हो रही है हाथ पैरों में, तो ये सब चीज़ें विटामिन B12 से रिलेटेड है। ओके। तो अगर विटामिन B12 अगर कम है तो उसके बाद आपके जो नाखून है उसके पीछे भी ऐसा थोड़ा काला काला दिखने लग जाएगा। हर जॉइंट है, जॉइंट में भी काला काला दिखना चालू हो जाएगा हाथ पे। मेरा दिख रहा है क्या सर? नहीं है। तो मुझे लेकिन सर मुझे टिंगलिंग होती है, मुझे पैरों में भी ना थोड़ी झंझनाहट होती है, टिंगलिंग होती है। तो मैं विटामिन बी के नॉर्मल B12 के कैप्सूल्स खा रहे हूँ, और B1 और B6 का भी मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। तो कितना ठीक है सर वो सप्लीमेंट्स लेना? सप्लीमेंट्स ले सकते हैं क्योंकि विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है। अच्छा। एक्सेस हो जाएगा तो बॉडी से निकल जाएगा। ओके। आप ले सकते हैं, तो एक साल में 2-3 महीने तो ले सकते हैं आराम से। और विटामिन बी के इंजेक्शन, B12 के इंजेक्शंस भी आते हैं ना सर? हाँ, B12 के इंजेक्शंस भी आते हैं। वो सेफ होते हैं लेने के लिए? सब सेफ होते हैं सर। और कौन से ऐसे विटामिन्स की कमी है? बिकॉज हर बार तो विटामिन बी और विटामिन डी की बात होती है। मेजर फैक्टर बॉडी में कौन सा ऐसा विटामिन दूसरा और रोल प्ले करता है? देखो विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन के है, जो जिसको विटामिन के को हम क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। अच्छा। तो वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके। विटामिन ई है जो स्किन हेल्थ या फिर जो कि सब कुछ एलर्जिक रिएक्शन सब चीज़ें हैं उसमें वो काम करता है। विटामिन डी भी काम करता है एलर्जी की रिएक्शंस के लिए। विटामिन सी है जो हीलिंग के लिए हेल्प करता है, बॉडी हीलिंग के लिए। बॉडी हीलिंग के लिए। अच्छा। तो हर चीज, हर विटामिन अपना अपना रोल अलग अलग प्ले करता है और सब इम्पोर्टेंट ही है। सर जो आपने एलर्जी के बारे में बात की, तो मतलब एलर्जी मतलब बॉडी में फिर इन्फ्लेमेशन होगा ना? हाँ। तो जैसे किसी के हाथ के ऊपर इन्फ्लेमेशन है, चेहरे पे यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो क्यों होता है सर? जो ये एलर्जी है ये मेनली जो IgE सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो जो इओसिनोफिल्स बोलते हैं हम, इओसिनोफिल्स की वजह से ये सब रिएक्शंस ट्रिगर होते हैं। अच्छा। तो इन जनरल हमारे बॉडी में IgE की लेवल बढ़ेगी Okay. अगर जो कुछ एलर्जी है तो। बट मैंने कैसे, अगर मुझे स्वेलिंग हो रही है, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग है, पाम के ऊपर स्वेलिंग है, तो कौन सी ऐसी टेस्ट हाँ इन्फ्लेमेशन है, तो कौन सी ऐसी टेस्ट मैंने करवानी चाहिए कि जिससे मुझे पता चले कि मेरे बॉडी में एलर्जी है?
देखो एलर्जी के लिए सबसे पहले तो आपको आपका रूटीन जानना जरूरी है कि आपने हिस्ट्री टेकिंग जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हाँ कि आपने क्या खाया आज। अगर आपको आज एलर्जी हुई है तो आपने क्या खाया। अगर 4 चीजें खाई है तो वो 4 चीजें नेक्स्ट टाइम में उसमें से एक चीज कम करके देखते हैं कि उससे थी या नहीं थी। अच्छा। अगर फिर भी आ रही है तो फिर उसमें से और 3 में से 2 करेंगे और एक पर्टिकुलरली एक चीज मिलेगी जिससे आपको पता चलेगी इसकी एलर्जी है। फिर दूसरा होता है कि जो एलर्जी है उसको चैलेंज टेस्ट बोलते हैं कि वही चीज आपको खिला के देखेंगे कि एलर्जी आती नहीं आती है। अगर आती है तो वो पर्टिकुलर जो फूड है उसकी वजह से आपको एलर्जी है। कौन सी ऐसी टेस्ट है सर जिससे पता चलता है कि एलर्जी ज्यादा हो गई है? नॉर्मल रूटीन सीबीसी करते हैं हाँ जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। तो उसमें पर्टिकुलर इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, उसकी लेवल पता चलती है। जिसमें इओसिनोफिल्स की अगर लेवल बड़ी है मतलब आपको एलर्जी है तो वो हम देखते हैं। अच्छा, मुझे ना थोड़े टेस्ट के बारे में आपसे बात करनी थी। जैसे आईजी लेवल के टेस्ट के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत थकावट महसूस हो रही है, एज 35-40 का है, थकावट महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि यार मुझे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो गया है मेरा। तो कौन से ऐसे टेस्ट हमने करने चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे शुगर स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है? HbA1c जो टेस्ट है तो उससे हमको पता चलेगा, जो कि प्रोग्नोस्टिक मार्कर है कि आगे जाके मुझे डायबिटीज होगा। वो एक टेस्ट है कि जिससे पता चलता है कि हमको फ्यूचर में डायबिटीज होने वाला है। और वो क्या मार्कर है सर, उसका कुछ लिमिट है कि वो होने के बाद में? नॉर्मली वो जो रेंज है वो 5 तक देखते हैं, 5 to 5.7 तक होती है, जो कि नॉर्मल रेंज में आता है। उसके आगे जाके कंडीशंस बढ़ते हैं, जैसे प्री डायबिटिक है और डायबिटिक है। तो प्री डायबिटिक उसके थोड़े से आगे की लेवल है और उसके बाद फिर डायबिटिक, मतलब आपको नॉर्मल जो ग्लूकोज टेस्ट करते हैं हम उसमें भी पता चल जाएगा कि अभी डायबिटीज हो चुका है। लोग हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अवेयरनेस नहीं होता है। जब हमारी शुगर लेवल स्पाइक होती है या बीपी लो होता है, कुछ हो रहा है, तब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं आप ये टेस्ट करो, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। बाद में जब फिर से बीमार होते हैं तब सिचुएशन आती है टेस्ट करने की। तो कौन से ऐसे टेस्ट है जो हर 6 महीने में हमें करनी ही चाहिए कंपलसरी? हम बीमारी की बात करते हैं कि हमें कुछ इन्फेक्शन है नहीं है, अगर ये जांच करनी है तो सीबीसी इज अ बेस्ट टेस्ट। मतलब नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होती है उसमें, जिसमें फिर आपको हीमोग्लोबिन पता चलेगा कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना है। उसके बाद कुछ इन्फेक्शन रहा डब्ल्यूबीसी में तो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा, तो इन्फेक्शन पता चलेगा। उसके बाद होता है प्लेटलेट काउंट, जो कि बॉडी की क्लॉटिंग कंडीशन के लिए हेल्प करता है, तो वो नॉर्मल है या नहीं। ये नॉर्मल सीबीसी है जो कि हम करते हैं अगर हमको लगता है कि कुछ बीमारी है तो। और बात करें अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो जैसे अगर आपको लगता है कि शुगर या फिर लीवर के प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए एक रूटीन जो हम पैकेजेस होते हैं आजकल पैथोलॉजी में होते हैं कि ये एक नॉर्मल रूटीन पैकेजेस है। उसमें सीबीसी आता है, LFT आता है, लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, उसके बाद शुगर के लिए RBS आता है या फिर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट भी आता है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है, रीनल फंक्शन आता है। तो ये सब जो है ये रूटीन टेस्ट है। ये टेस्ट करवाने के बाद में आपको अपनी बॉडी की फंक्शनिंग पता हाँ चलेगी। एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गन कैसा फंक्शन कर रहा है वो पता चलेगा। बॉडी को अगर हमको हेल्दी रखना है, हमको ऐसा प्रिकॉशन लेना है, एक हेल्दी इंसान को एवरी 6 मंथ्स में एक बार जरूर टेस्ट करनी चाहिए। बॉडी के नॉर्मल टेस्ट करनी चाहिए। ब्लड टेस्ट करनी चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट में एग्जैक्टली हमें क्या पता चलता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मुझे लिवर फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए? बेसिकली स्टार्ट होगा ये तो पेन से स्टार्ट होगा। जैसे इसमें मोस्ट कॉमन कॉज है कि अल्कोहल, जो पेशेंट रूटीनली अल्कोहल लेता है तो उसको तो करना ही करना है। उसके बाद फिर बाकी के जो सिम्टम्स दिखेंगे उसको कि कुछ पेन है, एब्डोमिनल पेन है, या फिर धीरे धीरे बॉडी में पानी जम रहा है, मतलब सूजन है बॉडी पे। तो ऐसी चीज़ों में हम पहले देखेंगे कि हमको सोनोग्राफी करेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, किसकी वजह से सूजन है, क्यों पानी जम रहा है, या फिर पेन क्यों है, तो ये सब दिखेगा। अगर रूटीन सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें पता चलेगा कि लीवर, उसमें फैटी लीवर है या फिर लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ही हम ब्लड टेस्ट के लिए जाएंगे कि इसका एग्जैक्टली लीवर में कितना % डैमेज हुआ है। तो ये जो SGOT, SGPT ये जो चीज़ें हैं, तो वो उसमें पर्टिकुलर लिव्हर फंक्शन टेस्ट ने पता चलेगी हमको की कितने % में वो बडी आहे. म्हणजे लिव्हर बायोप्सी झालं ना? नाही, हे फक्त आता सोनोग्राफी झालं आणि ब्लड टेस्ट झालं. आणि जे बायोप्सी आहे ते त्याच्या पुढे जेव्हा लिव्हर सिरोसिस होतं, म्हणजे लिटरली
खूप सारं पाणी भरायला लागतं ह्याच्या पोटामध्ये आणि त्याच्या हा तर ते मग पूर्ण त्याच्यामध्ये नोड्युलॅरिटी दिसते सोनोग्राफीवरती आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्याचं पर्टिक्युलर कारण नाही समजत. सर लीवर बायोप्सी और किडनी बायोप्सी कैसे किया जाता है और डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को किडनी या लीवर से रिलेटेड डिसीज है? देखो अभी अगर लीवर की बात की जाए तो पेशेंट ने फर्स्ट सोनोग्राफी की होती है जिसमें पता चलता है कि लीवर में कुछ ना कुछ डैमेज है. उसके बाद उसके रूटीन ब्लड टेस्ट भी किए होते हैं जिसमें उसके मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं. बट उसके बाद भी जब उनको पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है क्यों मार्कर्स बढ़े हैं, मे बी इट इज़ ऑटोइम्यून है या फिर इन्फेक्शन की रिलेटेड है या फिर और कोई चीज़ों की वजह से है. तो ये सब चीज़ें अगर बाकी किसी भी डायग्नोस्टिक मॉडलिटी से कंफर्म नहीं होता है नॉन इन्वेजिव तो उसके बाद फिर हम जो फिजिशियन है वो बायोप्सी के लिए सजेस्ट करता है. अभी किडनी बायोप्सी की बात करें तो सेम होता है कि अगर हमको कॉज नहीं पता है किडनी के लिए कि एग्जैक्टली किडनी से प्रोटीन तो लॉस हो रहा है बट उसका इन्फेक्शन कॉज है एटोइम्यून कॉज है क्या है ये पता करने के लिए फिर हमको किडनी बायोप्सी लगती है. अगर ट्यूमर है तो बात अलग है. अच्छा. तो ट्यूमर बायोप्सी रिलेटेड टू ये किडनी ये इट इज डिफरेंट एस्पेक्ट. और एक चीज के लिए किडनी बायोप्सी लगती है जो कि ग्राफ्ट किडनी रहती है जो कि दूसरी किडनी हमने ट्रांसप्लांट की है. अगर वो कभी काम करना कम कर देती है तो उसमें कितना % रिजेक्शन है या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं, ये चीज़ों के लिए फिर उसकी भी हमको बायोप्सी करनी पड़ती है. बट किडनी फेलियर किसी के बॉडी में होने के लिए स्टार्ट हो गया उसके क्या सिम्टम्स देता है सर? जनरली इसमें ना नेफ्रोटिक्स जैसे सीकेडी होता है, क्रॉनिक किडनी मतलब किडनी डिजीज होता है तो उसके बाद फर्स्टली ना वाटर जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि किडनी फ्लश आउट नहीं कर पाएगी. अच्छा. ठीक है. तो जैसे एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो पैरों पे सूजन, पूरी बॉडी पे सूजन, फेस सूजन, ये तब हर तरफ आपको सूजन दिखाई देगी. अच्छा. तो आप सूजन की वजह से फिर चेक करना चालू करेगी कि मुझको हो क्या रहा है एग्जैक्टली. उसके बाद फिर आपकी सोनोग्राफी चलेगी, उसमें भी डायग्नोज हो जाएगा कि किडनी डिजीज है या नहीं है. सोनोग्राफी में पता चल जाएगा. अगर उसमें भी पता चलता है तो और उनको थोड़ा सा लगता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो आपको फिर RFT के लिए रिकमेंड करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए. उसके बाद फिर क्रिएटिनिन की लेवल देखेंगे. अगर सीरम क्रिएटिनिन की लेवल ज़्यादा हो रही है इसका मतलब है किडनी फंक्शन करना कम कर दिया है. अच्छा. सर जो बफेलो हम्प आपने कहा वो नेक के यहाँ पर बैक साइड में होता है. बैक साइड में होता वो एग्जैक्टली क्यों होता है सर? सेल्स है वहाँ पे स्वेल होने लगते हैं. ये डायबिटीज में देखने मिलेगा आपको. उसके बाद जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल है वो बढ़ने के बाद भी देखने मिलेगा आपको या फिर कोई भी हार्मोनल जो है इम्बैलेंस उसमें भी आपको देखने मिल जाएगा. तो ये मेनली ड्यू टू स्वेटिंग एंड फ्रिक्शन वो मोस्ट कॉमन एरिया है कि वहाँ पे स्वेट फ्रिक्शन सब चीजें होती है. उसकी वजह से वो देखने के लिए मिलता है. वो वहाँ पे वो मार्क देखने मिलता है टिपिकली. और उसको सर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? इसको आपको पर्टिकुलर जांच करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो हो रहा है. अच्छा. जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से, डायबिटीज की वजह से या अदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो उसकी वजह से वो ट्रीट कर सकते हैं. जांच करने के बाद में एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो गया तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो फिजिशियन है वो आप रेकमेंड कर देंगे. लेकिन आपके पास में आने के बाद में आप इमीडिएटली इसको चेक करवा सकते हो ना? यस, हम चेक कर सकते हैं. ओके. और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे से थोड़ी देर पहले रह गया था, वो था माइक्रोवेव एब्लिएशन थेरेपी. तो माइक्रोवेव एब्लिएशन थेरेपी एग्जैक्टली क्या है सर और उसमें क्या आइडेंटिफाई होता है? देखो माइक्रोवेव जैसे लेमन लैंग्वेज में अगर बोले हम तो जो हीट करते हैं माइक्रोवेव जो होता है घर में जिसको हम इंडक्शन माइक्रोवेव जो भी चीजें हैं तो बेसिक प्रिंसिपल वही है कि वो हीट जनरेट करेगा और जो कुछ है वो कोएगुलेट करेगा, मतलब जला के वहीं पे खत्म कर देगा वो जो कुछ वॉल है. तो अगर सिस्ट है तो सिस्ट में वॉल होती है. अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर के पूरे सेल्स जलाने पड़ते हैं तो उसको बार बार माइक्रोवेव करना पड़ता है पर्टिकुलर जगह पे. तो ये इस तरह से माइक्रोवेव काम करता है कि हीट जनरेट करके सेल्स को कोएगुलेट कर देता है. तो माइक्रोवेव थेरेपी से जो थायराइड सिस्ट होती है उसके लिए इफेक्टिव है ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि अगर सिस्ट है तो उसकी वेसल वॉल को जला देगा और जलने के बाद वो वापस से रिकर नहीं करेगी. अच्छा. नॉर्मली कैसे होता है अगर सिस्ट कोई भी निकालते हैं और वॉल रह जाती है वहाँ पे तो वापस से वो सिस्ट बनाना चालू कर देती है. और दूसरी बात ये भी है कि अगर थोड़ा बहुत पोर्शन रहता भी है तो माइक्रोवेव हम फिर से कर भी सकते हैं. और कितना कॉमन है सर ये ट्रीटमेंट? ये अभी रिसेंटली हो रहा है. पहले ये माइक्रोवेव नहीं था. अच्छा. कब से आया ये इंडिया में? कितने साल हो गए होंगे?
पेशेंट में अवेयरनेस कम था ओके एक्चुअली। माइक्रोवेव थेरेपी पेनफुल होती है? एक्चुअली ये अंडर अनेस्थीसिया होती है तो वो पेनफुल नहीं होती है। और कितने आवर्स का अप्रोक्सीमेटली ये प्रोसीजर होता है सर आपके पास आने के बाद में? ये माइक्रोवेव को हार्डली 1 घंटा बहुत है, बहुत हो गया। 1 घंटे में हो जाएगा। और आपका आप रेजोल्यूशन लेके जाओगे ट्रीटमेंट के साथ में? हाँ, इमीडिएट दूसरे दिन आप काम पे भी जा सकते हैं। ऐसे मेजर सर्जरी के जैसा कुछ भी है नहीं अच्छा कि सर्जरी में कैसे पूरी ग्लैंड निकालनी पड़ती है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कि ग्लैंड ही नहीं तो हार्मोन कहाँ से आएगा, हाँ तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एकदम क्योर होके नेक्स्ट डे से आप रूटीन वर्क कर सकते हो। तो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट ये रेकमेंड करते हो आप? तो माइक्रोवेव विल बी द फ्यूचर बेस्ट मोडालिटी फॉर द थायराइड सिस्ट्स एंड थायराइड ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स। ये जो माइक्रोवेव थेरेपी है वो सेफ होती है क्या? और इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है कि शॉर्ट टर्म होता है? नहीं, इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कभी इससे जो ट्यूमर है या फिर सिस्ट है वो पूरी श्रिंक हो जाएगी। अच्छा तो श्रिंक होने के बाद भी अगर फ्यूचर में कभी लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ बढ़ रहा है या फिर थोड़ा सा है तो उसको फिर से माइक्रोवेव कर सकते हैं आप, रिटर्न आप कर सकते हो? कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हरीश सर, आपने हमारे यहाँ पर आके हमें बहुत सारे इंसाइट्स दे, हमें आपसे बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आगे चल के हम वापस आपके साथ में एक एपिसोड करने वाले हैं जब आपका सेंटर लाइव हो जाएगा। उसके बाद में आपके सेंटर में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती है वो हम दिखाएंगे हमारे वीडियो के थ्रू, और गहरी बातें करेंगे जो अभी तक हमने थोड़ा मिस इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड आल्सो, बिकॉज आपकी वजह से मुझे आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला और आपसे बातचीत करने के लिए एक मौका मिला, अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. थैंक यू।